22 साल का अंग्रेजी फौज का कप्तान जिसे अंग्रेजों ने प्रमोशन नहीं दिया तो उसने अंग्रेजों की लंका लगा दी। एक ऐसा युद्ध शुरू करवा दिया जो 9 साल तक चला और पूरी दुनिया में फैल गया, जिसे असली प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और उसके बाद उसी ने पूरे के पूरे अमेरिका को आजाद करवाने की मुहिम छेड़ी और बाद में वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन की और उनकी वो कहानी जो आप में से 99.99% लोग नहीं जानते। कैसे 22 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के अंदर एक विश्व युद्ध शुरू कर दिया था सिर्फ एक गोली चलाकर। लेकिन कहानी सुनने से पहले एक बात बता दूं कि ये पॉडकास्ट टाइप वीडियो है, इसमें आपको देखने को कुछ खास नहीं मिलेगा, आपको बस ध्यान से मुझे सुनना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात है 1754 की। उस समय नई नई कॉलोनियां शुरू हो रही थी नॉर्थ अमेरिका में। जहां स्पेन की बात करें तो अर्जेंटीना और चिली वाली हिस्से में वो अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा था, तो ब्राजील वाली तरफ पुर्तगीज लोग अपनी कॉलोनी का विस्तार कर रहे थे। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि जहां आज मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट और कनाडा है, इस इलाके में दो महाशक्तियों का क्लैश हो रहा था। पहला था फ्रांस और दूसरे थे अंग्रेज। हालांकि उस समय नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोनों की छोटी छोटी कॉलोनियां थी। ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनकी तो और छोटी थी। कुछ ऐसा समझिए, मैं आपको भारत का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दोनों फ्रांस और ब्रिटेन भारत आए हैं, तो जो आधा भारत है ना, उस पर फ्रांस का कब्जा है और जो मुंबई, गोवा जैसे छोटे छोटे शहर हैं, इतने इलाकों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है। यानी कि ब्रिटिशर्स बहुत ही छोटे से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन दोनों का राज करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर था। मतलब वहां पर 3 तरीके के लोग रहते थे। पहले जो नेटिव अमेरिकन थे, जो हजारों साल से आदिवासी लोग रहते थे वो। दूसरे वो लोग जो मिक्स यूरोपियंस थे, यानी कि यूरोप के अलग अलग हिस्से से आकर अमेरिका के अंदर बस रहे थे। और तीसरे ये कॉलोनाइजर्स, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के लोग। अब इन तीनों को अलग तरीके से देखा जाता था। जहां नेटिव अमेरिकन को बिल्कुल अपना दुश्मन मानते थे, कई बार तो देखते ही गोली मार देते थे। वहीं जो यूरोपियन लोग थे उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन कभी भी इन पर भरोसा नहीं करते थे फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें लगता था कि अगर हमारा राज कोई खत्म करेगा तो ये पढ़े लिखे यूरोपियन लोग ही करेंगे। इसीलिए इन पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, नौकरियों में प्रमोशन नहीं दिया जाता था और जो कोई भी सेना में भर्ती होता था उसे कभी भी हाई रैंक अफसर बिल्कुल नहीं बनाते थे। खैर, वापस आते हैं 1754 में। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन दोनों अमेरिका के अंदर अपनी अपनी जमीन बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच एक विवाद चल रहा था ओहायो वैली को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है आज की तारीख में वो ओहायो वैली। इसको लेकर विवाद था और ब्रिटेन को लगातार रिपोर्ट मिल रही थी कि फ्रांसीसियों की कोशिश है कि यहां एक छोटा सा किला बना दिया जाए ताकि उनका अधिकार यहां पर हमेशा के लिए हो जाए और इस विवाद में वो ब्रिटेन को हरा दे। अब क्योंकि यह इलाका बहुत फर्टाइल था, फ्रेश वाटर का विशालकाय भंडार था, इसीलिए ब्रिटेन भी इसे नहीं छोड़ना चाहता था और उन्हें यह भी खबर थी कि इसके आसपास सोने की खदानें भी हो सकती हैं। फिर तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तय किया कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए। तो खैर, उसी ओहायो वैली के पास ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी वर्जीनिया, जो कि आज अमेरिका का एक राज्य भी है। उसी के गवर्नर थे रॉबर्ट डिनविडी। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सैनिकों की एक छोटी सी टोली बनाई। कम से कम इसमें 10-15 सैनिक थे और इसकी कमान दी गई एक 22 साल के युवा ऑफिसर जॉर्ज वॉशिंगटन को। जी हां, जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके माता पिता यूरोप से आए थे और वो आकर अमेरिका में बस गए थे। उनके माता पिता काफी अमीर थे। हालांकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रिटिश सेना में एक ठीक ठाक पोजीशन दी गई थी। तो खैर, जॉर्ज वॉशिंगटन निकलते हैं वर्जीनिया से ओहायो वैली की तरफ। उन्हें 2 आदेश दिए गए थे। पहला ये कि ओहायो वैली में ब्रिटिश क्लेम को असर्ट करना, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का क्लेम है इस इलाके पर, उसे मजबूती से दिखाना, वहां पर अपना एक कैंप बनाना और जरूरत पड़े, जो दूसरा आदेश दिया गया था कि फ्रांसीसी गतिविधियों को रोकना और इसके लिए चाहे एक्शन भी लेना पड़े, पीछे नहीं हटना है। ये नहीं सोचना कि फ्रांस के ज्यादा सैनिक है और तुम डरकर भाग आओ, तुम्हें उनका सामना करना है। अब वॉशिंगटन 22 साल के लड़के अपनी टोली को लेकर निकले। कुछ दिन बाद पहुंचे वो ओहायो वैली में। वहां उन्होंने अपनी टोली के सैनिकों के साथ उस जंगल की खोजबीन शुरू कर दी जहां से किले की खबर थी। उन्हें कुछ नहीं मिला। 1 दिन ढूंढा, 2 दिन ढूंढा, 3 दिन ढूंढा, नहीं मिला। खैर, एक दिन जब वो उसी जंगल में आराम कर रहे थे रात को, दूर कहीं उन्हें आग के जलने की रोशनी दिखाई दी। उनके सैनिक उसी आग की तरफ बढ़े। सुबह हो गई बढ़ते बढ़ते और सुबह होकर उन्होंने देखा दूर से ही कि कुछ फ्रांसीसी सैनिक दूर बैठे हुए
खाना खा रहे हैं। अब ये देखकर वॉशिंगटन वापस आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इसका सामना वो कैसे करे। भाई 22 साल का लड़का जवान ही होता है। कोई उनके सैनिक कह रहे थे कि चलो अटैक कर देते हैं, कई कह रहे थे कि नहीं पहले रीच आउट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। खैर इसी उधेड़बिन में उनकी मीटिंग होती है हाफ किंग से। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ वो जानने से पहले ऐसी अंडररेटेड स्टोरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बड़ा आसान है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ज्वाइन किया जाता है। जो सब्सक्राइबर के साइड में ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, उसे क्लिक कीजिए और आप सदस्य बन जाएंगे। ऐसी वीडियो मेंबर्स को ही देखने को मिलेगी आने वाले समय में रेगुलरली। हाफ किंग उसी ओहायो वैली के पास रहने वाला एक नेटिव अमेरिकन नेता था। मतलब ओहायो वैली में जो आदिवासी लोग रहते थे उनकी टोली का वो एक तरीके से लीडर था। उससे बैठक होती है। वो पहले से ही फ्रांसीसियों के खिलाफ था, उसके कबीले के कई लोग फ्रांसीसियों ने मार दिए थे। तो उन्होंने वॉशिंगटन को उकसाया कि चलो अटैक करके इनका सफाया कर देते हैं और उसके बाद आप हमसे डील कर लेना कि आपका इस इलाके पर कब्जा होगा और आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। उस समय वॉशिंगटन तैयार हो गए। खैर 28 मई 1754 की सुबह जबरदस्त बारिश के बीच उन तमाम आदिवासी और वॉशिंगटन की टोली ने अटैक शुरू कर दिया फ्रांसीसी लोगों पर। बताया जाता है कि उनकी संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा थी। इसीलिए एक अच्छी खासी बैटल हुई और इसीलिए इसे कहा जाता है बैटल ऑफ जुमोविले ग्लेन। अब जुमोविले ग्लेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी लड़ाई में एक गलती हो गई वॉशिंगटन से। वो ये कि वो पहचान नहीं पाए कि इन फ्रांसीसी सैनिकों में एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंच डिप्लोमेट है जिसका नाम है जोसेफ कोलों दे जुमवोल। और इसीलिए बताया जाता है कि जब वॉशिंगटन ने तमाम फ्रेंच सैनिकों की तलाशी ली और फिर इस अधिकारी की तलाशी ली, उसके पास से दस्तावेज बरामद हुए, तो वॉशिंगटन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि इस व्यक्ति का मारा जाना मतलब युद्ध अपराध था। आपने एक डिप्लोमेट को मार दिया है और उस समय भी एक डिप्लोमेट को मारना जैसा आज बड़ा क्राइम माना जाता है, उस समय तो इससे भी बड़ा माना जाता था। क्योंकि राजदूत का काम होता था एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना और युद्ध के समय भी उसे प्रोटेक्शन देना विपक्षी राजा की जिम्मेदारी मानी जाती थी। यहां तो शांति काल में इन्होंने एक डिप्लोमेट मार दिया और पता है वो क्या करने आ रहा था? वो ब्रिटिशर्स अधिकारियों से मिलने आ रहा था कि इस पर कोई डील कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। जो अफवाहें फैल रही हैं कि किला बना लेंगे, ब्रिटिशर्स अटैक कर देंगे, इसे खत्म किया जाए। और जब ये वॉशिंगटन और उनकी टीम को पता लगा, सबके हालात खराब हो गए। यहां तक कि हाफ किंग यानी कि उस इलाके का आदिवासी नेता जो सबको भड़का रहा था, वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो लिया। उसका पता नहीं गया कि वो है कहां। खैर अब फंस गए वॉशिंगटन, क्योंकि उन फ्रांसीसी सैनिकों को ढूंढते ढूंढते ओहायो वैली में बाकी सैकड़ों की संख्या में और फ्रांसीसी पहुंच गए और उन्होंने वॉशिंगटन और उनकी पूरी के पूरी टोली को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दस्तावेज साइन भी करवा लिया वॉशिंगटन से, जहां उसमें लिखा था कि मैंने जानबूझकर मारा है उस डिप्लोमेटिक अधिकारी को। हालांकि वॉशिंगटन ने बाद में कहा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि फ्रेंच भाषा में लिखा था और बंदूक की नोक पर मुझसे सिग्नेचर करवाया गया था। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम बहुत ज्यादा भयानक हुए। इसके तुरंत बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हर एक जगह फ्रांस और ब्रिटेन टकरा रहे थे। उनकी नौसेनाएं टकरा रही थी। जहां भी दोनों का कब्जा था, कॉलोनी थी, वहां के लोकल अधिकारी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। और आपको बता दूं 9 साल तक यह भीषण युद्ध चला और इसमें दोनों देशों के जो सहयोगी देश थे उन्होंने भी एक दूसरे का साथ दिया। और इसी वजह से इसे कहा जाता है द रियल वर्ल्ड वॉर 1 या फिर फ्रेंच इंडियन वॉर। और इस वॉर के क्या परिणाम हुए वो भी इंटरेस्टिंग है। दरअसल इस वॉर में जीत गया ब्रिटेन और इस वजह से ब्रिटेन जो एक छोटे से इलाके पर कब्जा करके बैठा था अमेरिका के, वो लगभग 2/3 इलाके पर आ गया। उसने फ्रांस को ऑलमोस्ट खदेड़ कर रख दिया था पूरे नॉर्थ अमेरिका से। इतना ही नहीं, अफ्रीका के अंदर फ्रांस की बहुत सारी जो कॉलोनियां थी वो ब्रिटेन के हाथ पड़ गई। एशिया से तो लगभग सफाया हो गया फ्रेंच लोगों का और इसीलिए इस युद्ध में ब्रिटेन को बहुत भयानक फायदा हुआ। अब फायदा हुआ तो वॉशिंगटन को यह लगा कि उनकी वजह से युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने साहसिक कदम उठाया तो उन्हें दिया जाएगा कोई बड़ा मेडल या उनका तगड़ा प्रमोशन होगा। लेकिन मैंने बताया आपको वीडियो के शुरू में, ब्रिटिशर्स किसी पर भरोसा नहीं करते थे, गोरी चमड़ी के दूसरे लोगों पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के नेटिव लोगों पर भरोसा करते थे। अगर आप ब्रिटिश हो तो आपको एक सैनिक से कर्नल बना दिया जाएगा, लेकिन
अगर आप ब्रिटिशर्स नहीं हो, भले ही आपकी जो चमड़ी है वो गोरी हो, लेकिन आपको कभी भी वो इस पोजीशन पर नहीं पहुंचने देंगे जहां से आप ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा कंट्रोल करें या उनकी सेना का एक हिस्सा कंट्रोल कर सके। भारत में भी तो इन्होंने यही किया। भारत के सैनिक इंडियन आर्मी में भर्ती करते गए, लेकिन कभी भी उन्हें बड़ा अफसर नहीं बनने दिया। इन्हें डर लगता था कि कहीं वो भारत का बड़ा अफसर इनकी पूरी फौज पर ना कब्जा कर ले। खैर, बात करते हैं वॉशिंगटन की, तो उन्हें धक्का लगा कि यार इतने साल तक युद्ध भी लड़ा मैंने सब कुछ शुरू करवाया और एंड में मैंने अहम बैटल भी लड़ी युद्ध के, फिर भी मुझे बड़ा अफसर नहीं बनाया गया, ये भेदभाव है। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू करी, ब्रिटिश सेना से रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो खेती भी करने लगे थे। जी हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। लेकिन बाद में जब बोस्टन टी पार्टी हुई और अमेरिका के अंदर यूरोपियंस ने अलग अलग पार्टी बना ली, अलग अलग दल बना लिए अमेरिका को ब्रिटिशर से आजाद कराने के लिए, तो इन सब ने इस आजादी की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन को ही अपना नेता माना और इनके नेतृत्व में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर अपने देश को आजाद करवाया। लेकिन इसी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने स्टांप तो देखा होगा ना, स्टांप जिससे कि आप कुछ भी खरीदते हैं, लीगल काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो स्टांप के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि स्टांप की शुरुआत असल में अमेरिका के अंदर इन्हीं यूरोपियन गोरो लोगों से टैक्स वसूलने के लिए की गई थी। जी हाँ, उस समय हर एक चीज के लिए स्टांप अनिवार्य कर दिया गया था और इसके लिए हैवी टैक्स वसूला जाता था इन यूरोपियन लोगों से जो कि यूरोप से आकर अमेरिका में बस गए थे, ब्रिटिश के राज में रहते थे। और उस स्टांप के विरोध में ही असली आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी अमेरिका में, और इसी स्टांप टैक्स की कीमत ब्रिटेन ने पूरा अमेरिका हार कर चुकाई थी। यही टर्निंग पॉइंट माना जाता है अमेरिका की आजादी में। खैर, जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी आपको किस भारतीय क्रांतिकारी से मिलती जुलती लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है वॉशिंगटन के शुरुआती जीवन पर, वो भी बताइएगा।